हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सबका मेरे YouTube चैनल इग्निशन क्लासिक वीडियो में स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज अप्लाइड मैकेनिक्स की सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन के बाद इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि इससे पहले वीडियोस में हमने सीखा है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है और उसके ऊपर मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए थे। तो आज हम इस चैप्टर यानी फ्रिक्शन का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है हमारा इंक्लाइंड प्लेन। तो मैं आज आपको इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर आए हुए कुछ पिछले साल के क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर कौन कौन से न्यूमेरिकल्स या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। ये छोटा सा क्वेश्चन दिया गया है कि ए ब्लॉक ऑफ 40 न्यूटन वेट इज रेस्टिंग ऑन द रफ इंक्लाइंड प्लेन व्हिच इज इंक्लाइंड एट द 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, देन फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस। पहले छोटा सा डायग्राम समझते हैं कि क्या पता डायग्राम से कुछ हमें हिंट मिल जाए, उसके बाद हम कोशिश करेंगे इसको सोल्व करने की। तो क्या होना है, उसने कहा है कि ये कोई ब्लॉक है कितने न्यूटन का, जिसका वेट कितना दिया गया है 40 न्यूटन, यानी हमें क्या दिया गया है, वेट दिया गया है 40 न्यूटन। जो गिवन है पहले वो लिख रहा हूं मैं, हमारे पास क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। उसके बाद कहा गया कि जो इंक्लाइंड सरफेस है वो कितनी डिग्री पर है, 30 डिग्री, यानी कितना दिया गया हमें एंगल 30 डिग्री। अब मैं डायग्राम बना रहा हूं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या कहना चाहता है वो कि कोई ब्लॉक है 40 न्यूटन वेट का जो इंक्लाइंड है, यानी कि रेस्टिंग पोजीशन पर है, किस पर, इंक्लाइंड प्लेन पर। यानी कोई ब्लॉक है 40 न्यूटन का जो कहां पर रखा हुआ है, हमारे एक इंक्लाइंड प्लेन पर रखा गया है, ठीक है। जो इंक्लाइंड है कितने डिग्री पर, 30 डिग्री पर, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल। तो बच्चों इंक्लाइंड प्लेन कौन सा प्लेन है, ये प्लेन है। इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है कि वो चीज जो किसी चीज पर एंगल पर क्या हो, झुकी हुई हो। तो ये जो प्लेन है इसके ऊपर क्या रखा है, कोई बॉक्स रखा हुआ है, और ये प्लेन जो है ये हॉरिजॉन्टल, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। ये उसने कहा है कि जो ये इंक्लाइंड प्लेन है ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, किसके साथ, विद हॉरिजॉन्टल, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ। तो ये ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा है, ध्यान रखना क्या बना रहा है, ये जो प्लेन है ये प्लेन क्या है, इंक्लाइंड है कितने डिग्री पर, 30 डिग्री पर, ठीक है। ब्लॉक इन इक्विलिब्रियम, ब्लॉक जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें बताना है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर डायग्राम बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। अब देखो हमारे पास क्या दिया गया है, थीटा दिया गया है, ठीक है। अब मैंने कहा कि ये कोई बॉडी है, बॉडी का वेट जो है वो किधर की तरफ लाई करेगा, नीचे की तरफ। हमने एक इक्विलिब्रियम कंडीशन बना दी, हमें पता है। तो इसके बीच का एंगल कितना होता था, थीटा, और वो कितना दिया गया है, 30 दिया गया है। कितना दिया गया है, 30। अब यहां से उसने एक चीज कही है कि ये जो बॉडी है ये किसमें है, इक्विलिब्रियम में। अगर वो ये चीज नहीं कहता तो फिर मुझे यहाँ पर टेक्निक लगानी पड़ती है रिसोल्यूशन की, यानी ऊपर जाने वाली फोर्सेस बराबर नीचे जाने वाली फोर्सेस, राइट साइड जाने वाली फोर्सेस बराबर लेफ्ट साइड जाने वाली फोर्सेस। तो उससे मैं क्या करता, थीटा की वैल्यू, यानी कि जो हमें कोएफिशिएंट पूछा है इस कोएफिशिएंट की वैल्यू निकालता। लेकिन मेरे पास उसने एक अच्छी चीज ये है कि उसने कहा है ब्लॉक जो है वो इक्विलिब्रियम में है। तो बच्चों हमने चीजें पढ़ी हैं क्या, फॉर इक्विलिब्रियम, ठीक है, यहाँ लिख रहे हैं फॉर इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए क्या होता है, हमने पढ़ा है कि जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन वो क्या होता है, tan लैम्डा इज इक्वल टू म्यू। ये हमने पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए जो tan लैम्डा होता है वो कितना होता है, म्यू होता है। साथ में और एक चीज पढ़ी है, एंड जो थीटा एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, लैम्डा के। ये चीज भी हमने पढ़ी है इक्विलिब्रियम में, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में आपको समझाया है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, tan लैम्डा इज इक्वल टू म्यू। और हमने पता है क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम के लिए थीटा जो होता है वो लैम्डा के इक्वल होता है। तो यहां से मैं लैम्डा की जगह क्या रख सकता हूं, इसमें tan थीटा, जिसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, म्यू। म्यू की मुझे वैल्यू निकालनी है, तो म्यू तो मैंने इस तरफ रख दिया, tan थीटा। tan थीटा एंगल कौन सा होता है, ये, इसको हम किससे डिनोट करते थे, थीटा, लेकिन यहाँ पे वैल्यू दी गई है, इसका मतलब ये किसकी वैल्यू बन गई, थीटा की। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख देंगे डायरेक्ट, कितनी आ गई, 30 डिग्री। म्यू इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू कितनी होती है। अब कंफ्यूजन ये आता है कि हो सकता है किसी बच्चों को tan 30 की वैल्यू ना पता हो, तो बच्चों मैं आपको बताता हूँ कि कैसे निकालोगे, आप उसके फाइंड आउट करोगे। tan 30 की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। tan 30 क्या होता है, साइन क्या होता है, साइन और कोस में, साइन अपॉन कोस होता है। एंगल कितना है, 30 डिग्री, तो यहाँ भी 30 डिग्री आ जाएगा। साइन 30 की वैल्यू आपको याद होगी, मैंने इसलिए आपसे कहा था कि सिर्फ साइन की वैल्यू कम से कम याद करनी है। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास आ गया 1/√3। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो आप तो या तो इसमें आंसर दे सकते हो जैसे ये आया है, या फिर
या फिर क्या कर सकते हैं, मैं इसको और सोल्व कर सकता हूं। कैसे, मैं जानता हूं म्यू इज इक्वल टू 1/√3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732। तो आप यहां से भी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके दे सकते हो। ठीक है, तो आप चाहो तो कैलकुलेटर है, तो आप कैलकुलेटर की मदद से पॉइंट में निकाल सकते हो, जितनी भी आएगी 0 पॉइंट समथिंग, या फिर यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो। लेकिन प्रेफर करूंगा कि आप क्या करें, कैलकुलेटर आपके पास है तो कैलकुलेटर से इसको एग्जैक्ट बता पाए कि एग्जैक्ट वैल्यू ये आएगी। ठीक है, तो ये इतना छोटा सा क्वेश्चन है। क्यों है क्वेश्चन छोटा सा, पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें इक्विलिब्रियम दिया गया था, इस इक्विलिब्रियम की वजह से मुझे याद आ गया कि हाँ मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ। बच्चों अगर इक्विलिब्रियम नहीं देता तब मुझे क्या करना पड़ता है, रिसोल्यूशन टेक्निक लगानी पड़ती है, जो मैं आगे न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ आपको, उस टेक्निक पे इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं आगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है 2 नंबर में आ जाए। क्या कि कोई नॉर्मल रिएक्शन है R इज इक्वल टू 5 न्यूटन एंड एक फॉर्मूला दिया है म्यू इनटू R इज इक्वल टू समथिंग। उसके बाद क्या है कि फाइंड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बच्चों एंगल ऑफ फ्रिक्शन को किससे डिनोट करते हैं, या तो लैम्डा से या फिर फाई से। ठीक है, या तो लैम्डा या फिर फाई। तो मुझे क्या बताना है, लैम्डा बताना है या फिर फाई बताना है। अब हम जानते हैं, पहले उससे देखो गिवन क्या क्या दिया गया है, इसका हम यूज करेंगे कि कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं गिवन से। तो गिवन में हमें क्या दिया गया है, नॉर्मल रिएक्शन को किससे डिनोट करते हैं, R से। तो कितने दिया गया है, 5 न्यूटन। उसने एक फॉर्मूला भी दिया है कि म्यू R इज इक्वल टू कितना होता है, 5√3/3। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो पहले तो मैं इसको सोल्व कर लेता हूं। देखो R की वैल्यू मैं यहां रख सकता हूं, तो यहां से म्यू R यहां से लिखेंगे नाउ, तो क्या होगा इससे, म्यू इंटू R की वैल्यू कितनी है 5 इज इक्वल टू 5√3/3। मैंने ये R की वैल्यू कहां रख दी, यहां पर। अब देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो यहां से म्यू इज इक्वल टू कितना आ गया, √3/3। इतना हो सकता है। चलिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं √3/3 को क्या लिख सकते हैं, क्या है √3/3। मैं इस 3√3 को क्या लिख सकता हूं, म्यू इज इक्वल टू √3 तो ऊपर ऐसे रहेगा, नीचे 3 को लिख सकता हूं √3 इंटू √3। ये लिख सकता हूं, 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। जब रूट की रूट से मल्टीप्लाई होती है तो क्या आ जाता है, नंबर आ जाता है। अब देखो एक √3 से एक √3 है, खत्म हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बचा मेरे पास, म्यू इज इक्वल टू 1/√3। इतना आ गया। अब हमसे क्या पूछा गया है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो बच्चों एंगल ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला हम पता है, हम इसको प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन लैम्डा इज इक्वल टू tan लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू। tan लैम्डा इज इक्वल टू म्यू, यहां से tan लैम्डा, म्यू कितना है मेरे पास 1/√3। अब क्योंकि आप जानते हो अभी अभी हमने देखा था 1/√3 किसकी वैल्यू थी, tan 30 की। तो हम जानते हैं कि tan 30 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/√3 के होता है। अभी अभी हमने देखा था। तो यहाँ पे मैं इसकी जगह 1/√3 की जगह क्या लिख सकता हूँ, tan 30, क्योंकि 1/3 लिखा है, √3 लिखा है, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, tan 30। तो यहाँ आ गया tan लैम्डा इज इक्वल टू tan 30। जब भी आमने सामने एंगल सेम होते हैं, यहाँ tan है यहाँ भी tan है, यहाँ cos होता है यहाँ भी cos होता है, यहाँ sec होता है यहाँ भी sec होता है, यानी कि इक्वल के आमने सामने दोनों तरफ अगर एंगल सेम है तो एंगल क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। तो यहाँ से बचेगा सिर्फ लैम्डा और यहाँ से क्या बचेगा 30। तो बस यही हमारा आंसर है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कितना आ गया है 30 डिग्री। तो इस तरीके के बहुत इजी क्वेश्चन भी आपके पास आ सकते हैं अगर पेपर थोड़ा सा इजी आना होगा। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए अब आगे करते हैं कुछ और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a wooden block of weight 30 Newton is resting on a rough inclined plane having a angle 30 degree with the horizontal. A force of 12 Newton is applied upward at an angle of 10 degree with the inclined plane and block is just moving down. Then find the coefficient of friction. क्या मतलब है इसका, किसने कहा है कि कोई वुडन का ब्लॉक है, कोई ब्लॉक मान लेते हैं जिसका वेट कितना दिया गया है 30 न्यूटन दिया गया है और रेस्ट कर रहा है वो किस पर, एक इंक्लाइंड प्लेन पर। तो इंक्लाइंड का क्वेश्चन बन गया हैविंग एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, यानी कि जो इंक्लाइंड प्लेन है वो कितने एंगल पर है, 30 डिग्री पर है, किससे, हॉरिजॉन्टल से। तो पहले क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करें। तो उसने क्या कहा है कि कोई जो ऑब्जेक्ट है वो इंक्लाइंड प्लेन पर रेस्ट पोजीशन पे है। तो ये इंक्लाइंड प्लेन हो गया, इस पर रेस्ट पोजीशन पर है, रुका हुआ है ऐसे, है ना। तो जो ये इंक्लाइंड प्लेन है ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितने का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बनाया है, ये हमें दिया गया है। उसके बाद एक फोर्स अप्लाई की गई है 12 न्यूटन की, अप्लाइड की गई है अपवर्ड डायरेक्शन में, कितने एंगल पर, 10 डिग्री के एंगल पर, किसके साथ, इंक्लाइंड प्लेन के साथ। तो बच्चों इंक्लाइंड प्लेन कौन सा है, ये है।
तो मैंने मान लिया, देखो ये इंक्लाइन प्लेन है, तो मैं चाहूं तो फोर्स या तो यहां से लगा सकता हूं, लेकिन मैंने क्या करा, इस इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल मैंने एक लाइन खींच दी यहाँ पर। तो अगर ये इंक्लाइंड है तो ये भी इंक्लाइंड हो गया इसके लिए, क्योंकि जितना एंगल ये यहाँ पे होगा इतना ही एंगल यहाँ पर होगा। बात समझ में आ गई? मैंने एक पैरेलल लाइन खींची, तो उसने कहा है कि जो 12 न्यूटन की जो फोर्स है वो अप्लाई की जा रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, कितने एंगल पर, 10 डिग्री के एंगल पर। यानी एक फोर्स अप्लाई की गई है ऊपर की तरफ, कितने न्यूटन की, 12 न्यूटन की, और इसके बीच का ये एंगल जो दिया गया है, ये कितना दिया गया है, 10 डिग्री। बात समझ में आ गई? तो इंक्लाइन से कितने का एंगल पे बना दी है हमने, 10 डिग्री के एंगल पे बना दी है। और ये जो ब्लॉक है ये जस्ट मूव कर रहा है किस तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब देखो बात समझने वाली क्या है, मैं फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा हूं, तो क्या बच्चे क्या गलती करेंगे कि क्योंकि फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है तो फ्रिक्शन क्या करेंगे, नीचे की तरफ लगाएंगे। कैसे? उन्हें ये लगेगा कि बॉडी जो है, ये फोर्स जो है ऊपर की तरफ लगाई जा रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये बॉडी को ऊपर की तरफ खींचेगा। अगर बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, मोशन हो रहा है, तो फ्रिक्शन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में आता है। यहाँ गलती हो जाएगी। उसने एक लाइन ऐड की है, ये उसने कहा है कि जो ये बॉडी है ये मूव कर रही है किधर की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कहां पे डाउन मूव डायरेक्शन कर रही है, यानी कि जो बॉडी है वो जस्ट मूव करने वाली है किधर, नीचे की तरफ। तो मोशन किधर है, मोशन है बच्चों नीचे की तरफ, इधर की तरफ। बात समझ में आ गई? मोशन अगर इधर की तरफ है तो सीधी सी बात है फ्रिक्शन किधर की तरफ आएगा, अब फ्रिक्शन आएगा इधर की तरफ, ऊपर की तरफ, क्योंकि मोशन नीचे की तरफ है। बस अगर ये चीज समझ गए हो तो क्वेश्चन आसान है। तो मोशन क्योंकि नीचे की तरफ हो रहा है, बॉडी नीचे की तरफ जा रही है, मूव कर रही है या मूव करने वाली है, तो इसलिए फ्रिक्शन क्या होगा, हमेशा ऊपर की तरफ आएगा। तो ये हमें डायग्राम दिया गया है, हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो पहले इस फोर्स को ब्रेक करते हैं, क्योंकि रिसोल्यूशन टेक्निक लगानी है, उसके बिना होगा नहीं। तो जैसे मैंने एक पैरेलल लाइन ये खींची है, इसी में इस पर एक मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी इस तरीके से, ठीक है, वर्टिकल लाइन। अब क्योंकि ये जो पॉइंट है उसका वेट कितना दिया है, 30 न्यूटन, तो वेट जो है वो किधर की तरफ लाई करेगा, नीचे की तरफ। तो वेट कितना हो गया, 30 न्यूटन। इसके बीच का जो एंगल है वो कितना दिया गया है, 30, क्योंकि जितना एंगल ये होता है उतना ही एंगल ये होता है। दोनों के बीच में ये सरफेस पे कांटेक्ट हो रहा है यहाँ पर, तो कांटेक्ट होने की वजह से क्या होगा, एक रिएक्शन फोर्स प्रोड्यूस होगी ऊपर की तरफ, है ना। अब हमें फोर्स रिजोल्व करनी है, तो मैं इस फोर्स को नीचे बना रहा हूं ताकि मैं रिजोल्व कर सकूं सही से। तो देखो ये जो आर वाली फोर्स है, मैं इसको ऐसे बना दी, और ये एक हॉरिजॉन्टल वाली फोर्स इस तरीके से बना दी, बना सकता हूं। तो ये लाइन आ गई और ये लाइन आ गई। इस पर इस पॉइंट से ऊपर की तरफ 12 न्यूटन की एक 10 डिग्री पर क्या बनी है, ये फोर्स बनाई है। इसी तरीके से यहां से एक नीचे की तरफ ये 30 न्यूटन की 30 डिग्री पर एक फोर्स यहां बनाई गई है। तो मैंने इसको डायग्राम को उठाकर कहां रख दिया, ऐसे सीधा करके, ताकि मैं सोल्व कर सकूं। अब मैं फोर्स रिजोल्व कर रहा हूं, क्योंकि जब भी हम फॉर्मूला लगाते हैं तो हम कौन सी फोर्स लेते हैं, जो या तो वर्टिकल लाइन पे हो या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन पे हो। कोई भी फॉर्मूला ऐसा नहीं है जो इंक्लाइन लाइन के लिए बनाया गया हो। तो हम इंक्लाइन लाइन के लिए क्या करेंगे, उसको पहले सोल्व करेंगे। तो ये जो 12 न्यूटन की फोर्स है, जब मैं इसे एक्स एक्सिस पे लेके आऊंगा तो फोर्स किधर जाएगी, इस तरफ। कितने न्यूटन की है, 12, क्योंकि इसके साथ एंगल बनाया है, तो जिसके साथ, जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाते हैं वहां पे क्या आता है, कॉस। कितना एंगल दिया गया है, 10 डिग्री, ये हमें पता चल गया। उसके बाद क्या करेंगे, अब इसी फोर्स को उठा के कहां लेके जाएंगे, वाई एक्सिस पे, क्योंकि दो कंपोनेंट ब्रेक करते हैं, एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे। तो मैं अब इस फोर्स को कहां लेके गया, वाई एक्सिस पे, तो एरो कहां जाएगा, ऊपर की तरफ। कितनी फोर्स है, 12, क्योंकि यहाँ कोस आया है तो यहाँ क्या आएगा, साइन और 10 डिग्री। ऊपर यहाँ आर पहले से चल रहा है, ये फोर्स रिजोल्व हो गई। अब आते हैं इस पर। इसी तरीके से मैं इस 30 न्यूटन की फोर्स को पहले कहां लेके जाऊंगा, इस वाई एक्सिस पे। तो जब वाई एक्सिस पे लेके जाएंगे तो एरो कहां जाएगा, नीचे की तरफ। कितने न्यूटन की फोर्स है, 30, क्या बनेगा यहाँ पर, कोस, एंगल कितना है, 30 डिग्री, क्योंकि जिस एक्सिस के साथ भी एंगल बनाएगी उस पर क्या आएगा, कोस। तो इसके साथ बनाया है एंगल, इसके साथ है, तो इसलिए कोस आ गया। एंगल कितना है, 30 डिग्री। अब इसी फोर्स को कहां लेके जाएंगे, एक्स एक्सिस पे, एरो किधर जाएगा, इस तरफ। फोर्स कितनी बनेगी, 30, एंगल क्या आएगा, साइन, और एंगल कितना आएगा, 30 डिग्री। हमारी फोर्स रिजोल्व हो गई। अब हम इस पर रिसोल्यूशन फॉर्मूला लगाएंगे। अब हमारा आंसर आने के लिए तैयार हो जाएगा। क्या, कैसे लगाएंगे, हम जानते हैं कि डेल्टा एच इजिकल टू कितना होता है, 0, यानी हॉरिजॉन्टल का जो फोर्सेस का जो सम होता है वो कितना होता है, 0। इसका मतलब राइट साइड जाने वाली फोर्सेस बराबर हो जाएंगी लेफ्ट साइड जाने वाली फोर्सेस। तो राइट साइड कौन सी जा रही है, 12 cos 10 डिग्री इजिकल टू, और कोई सी फोर्स है इस तरफ, नहीं। इधर कौन सी फोर्स जा रही है, 30 sin 30 sin 30 डिग्री, ठीक है। एक फोर्स रह गई है हमारी, कौन सी रह गई है, म्यू आर। ध्यान से देखो बच्चों, एक फोर्स रह गई है म्यू आर, तो म्यू आर और लगानी रह गई है। ये कहाँ आएगी, ये वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे ऑलरेडी है।
कहाँ पे है ये ऑलरेडी एक्स एक्सिस पे है, देखो ध्यान से कहाँ पर है, यहाँ पर। तो ये म्यू आर आ गई। अब देखो कि इधर कौन कौन सी फोर्स जा रही है, एक तो 12 cos 10 प्लस कौन सी फोर्स जा रही है, म्यू आर इज इक्वल टू, अब इस तरफ कौन सी फोर्स आ रही है, 30 sin 30। ठीक है, इतने हो गए रिजोल्व। इसमें मेरे पास म्यू की वैल्यू भी नहीं है, आर की वैल्यू भी नहीं है, तो मैं इसलिए इसको अभी 1 मिनट के लिए होल्ड कर रहा हूं। अब मैं दूसरी क्वेश्चन सोल्व करूंगा, क्या पता मुझे वहां से कुछ मिल जाए, कोई वैल्यू मिल जाए। तो क्या होती है कि डेल्टा वी जो होता है वो कितना होता है, 0। दैट मींस ऊपर जाने वाली फोर्सेस बराबर हो जाएंगी नीचे जाने वाली फोर्सेस के। ऊपर कौन कौन सी फोर्स जा रही है, एक तो आर प्लस एक कौन सी है 12 sin 10 डिग्री इज इक्वल टू नीचे कौन सी फोर्स जा रही है 30 cos 30। ठीक है, यहां से r की वैल्यू मैं निकाल लूंगा, ये प्लस की है वैल्यू इधर जाके कैसी हो जाएगी, माइनस की। तो 30 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 माइनस 12, क्योंकि ये टर्म क्या है इधर जाके कैसी हो जाएगी, माइनस की, तो 12 और sin 10। ठीक है, कैलकुलेटर पे आपको sin 10 की वैल्यू मिल जाएगी। sin 10 की वैल्यू को करना, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो बच्चों सोल्व करके आपके पास कैलकुलेटर है, आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हो। कैलकुलेटर पे सोल्व करना, और कैलकुलेटर अलाउ भी होता है। अगर किसी वजह से टीचर आपके मना करते हैं तो उन्हें समझाना कि सर हमारे लिए पॉलिटेक्निक में हो या हम बीटेक में हो तो 2 पेपर एक ऐसे हैं जिसके लिए कैलकुलेटर अलाउ है, एक तो मैथ के लिए और एक हमारे पास मैकेनिक्स के लिए, जिसमें न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा वाला। जो भी सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ज्यादा है और हार्ड न्यूमेरिकल्स हैं, हार्ड कैलकुलेशन है, उसमें कैलकुलेटर अलाउ है इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना, टीचर को थोड़ा समझाने की कोशिश करना। तो यहाँ से जो आर की वैल्यू आएगी वो हमारी आ जाएगी 29.1 न्यूटन। ठीक है, तो आफ्टर सोल्विंग जब आप इसको सोल्व करोगे, कैलकुलेशन कर लोगे, तो कैलकुलेशन करने के बाद कितनी आएगी 29.1 न्यूटन। हमें आर की वैल्यू मिल गई। अब मैं आर की वैल्यू कहां पुट कर दूं, इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में देखो क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है cos। तो ये cos की टर्म जो प्लस की है इधर जाके कैसी हो जाएगी, माइनस की। तो मैंने लिखा म्यू आर अभी ऐसे रहने दिया, ऊपर लिखा मैंने 30 sin 30 माइनस ये प्लस की टर्म इधर जाके कैसी हो जाएगी, माइनस की। तो 12 cos 10। अब हम वैल्यू पुट करेंगे क्या, म्यू इज इक्वल टू, ये आर कहां पहुंच जाएगा, नीचे। तो 30 sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ठीक है, माइनस 12 और cos 10। इस पूरे के नीचे क्या आ जाएगा, म्यू आर कहां पहुंच गया, नीचे। आर की वैल्यू कितनी है 29.1। अब फिर से जब आप cos 10 की वैल्यू निकालेंगे यहां रखना और इसको पूरे को सोल्व करना आपको इजीली आता होगा। तो यहां से हमारे पास म्यू की जो डायरेक्ट वैल्यू आएगी वो देख लेते हैं। ठीक है, आप जब इसको सोल्व करोगे तो जो म्यू की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी 0.21। सही से लिख देता हूं, कितनी आएगी, म्यू इज इक्वल टू 0.21। आफ्टर सोल्विंग आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 0.21। कुछ नहीं करना, ये मैंने सोल्व कर दिया है। cos 10 की वैल्यू यहाँ रखना, इन दोनों की मल्टीप्लाई करना, इन दोनों की मल्टीप्लाई करना, माइनस कर देना, जो ऊपर टर्म आएगी उसको डिवाइड कर देना 29.1 से, तो आपका आंसर आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू 0.21। ठीक है, क्योंकि अगर मैं मान लो आपके सामने कैलकुलेटर पे सोल्व करूंगा भी, तो बच्चों ये बताओ कि आप सीखोगे कैसे। तो सीखने के लिए तो आपको कैलकुलेशन खुद ही करनी होगी, है ना। तो मैं ट्रिक बता सकता हूँ, तरीका बता सकता हूँ, कैलकुलेशन तो आपको करनी है। तो मैंने सब चीजें यहाँ रख दी हैं, बस आपको क्या करना है, कैलकुलेटर पे पुट करनी है वैल्यूज को। पहले इसको सोल्व कर लेना, फिर इसको सोल्व कर लेना, दोनों को माइनस कर देना और फिर डिवाइड कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो म्यू इज इक्वल टू कितना आया, 0.21। तो जो मैं अभी इससे पहले 2 क्वेश्चन में कह रहा था कि हम रिसोल्यूशन टेक्निक से यूज करेंगे, रिसोल्यूशन टेक्निक यूज करेंगे, वो इस तरीके से यूज होनी है कि आपको इस तरीके से इंक्लाइन प्लेन पे कोई चीज दी जाएगी, कोई बॉडी दी जाएगी, इस तरीके से लैंग्वेज दी जाएगी, एंगल दिए जाएंगे, वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। इसमें क्या पूछा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। हो सकता है कि अब की बार कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दे और आपसे रिएक्शन फोर्स पूछ लें। हो सकता है आपसे रिएक्शन फोर्स भी दे रखी हो, म्यू भी दे रखा हो, और ये वाली फोर्स यानी कि जो हम अप्लाई कर रहे हैं फोर्स वो पूछ ले। तो क्या करेंगे, इसी तरीके से डायग्राम बनाएंगे, इसी तरीके से फोर्सेस को ब्रेक करेंगे कंपोनेंट में। अगर कोई इंक्लाइन फोर्स है और कंपोनेंट ब्रेक करने के बाद क्या लगाएंगे हम, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम, यानी राइट साइड जाने वाली फोर्सेस बराबर लेफ्ट साइड जाने वाली फोर्सेस। फिर लगाएंगे हम वर्टिकल फोर्सेस के लिए सम 0, जो अपवर्ड यानी ऊपर जाने वाली फोर्सेस बराबर डाउनवर्ड जाने वाली फोर्सेस। दोनों इक्वेशन जो हमारे पास 2 इक्वेशन आएंगे, उन दोनों इक्वेशन को आपस में सोल्व करके क्या मिलता है, हमें आंसर्स मिलते हैं। तो 2 इक्वेशन जो बनेंगी वो इस तरीके से बनेंगी कि उनमें से किसी एक इक्वेशन से आपको एक वैल्यू मिल जाएगी और उस एक वैल्यू को आप दूसरे में पुट करोगे तो दूसरे की वैल्यू मिल जाएगी।
ठीक है, बात समझ में आई। अब आगे कुछ एक और क्वेश्चन करते हैं कुछ अलग तरीके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि कोई वुडन बॉक्स है जो रिक्वायर है हॉरिजॉन्टल एफर्ट ऑफ 200 न्यूटन टू जस्ट मूव द बॉक्स ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन हैविंग अ स्लोप ऑफ 1/2 इफ म्यू इज 0.2 देन फाइंड द वेट ऑफ द बॉक्स। क्या है मतलब, हिंदी में समझते हैं। क्या उसने कहा है कि कोई वुडन का बॉक्स है, ठीक है, कोई लकड़ी का बॉक्स है जो हॉरिजॉन्टल एफर्ट ऑफ 200 न्यूटन इज जस्ट टू मूव द बॉक्स, यानी कि कोई लकड़ी का बॉक्स है जो मूव करने के लिए एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाई गई है उस पर कितने की, 200 न्यूटन की, ठीक है। और जो बॉक्स जो है वो क्या है, इंक्लाइंड है, किस पर, किसी प्लेन पर, इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ है, जिसका स्लोप दिया गया है 1:2। क्या मतलब है वो समझते हैं बच्चों। हमें पता है कि इंक्लाइंड अगर हम किसी चीज को बनाते हैं तो इस तरीके से इंक्लाइंड है ना, ये हमें इंक्लाइंड दिया गया है। अब क्योंकि इंक्लाइंड है तो मैंने अगर इस ट्रायंगल को बंद कर दूं, अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, मैंने इस ब्लॉक को बंद कर दिया, तो ये क्या है, एक क्या बन गया है, एक स्लोप बन गया है। जैसे आपने स्टेयर्स देखी होंगी, स्टेयर्स, तो स्टेयर्स एक इस तरीके से स्लोप होता है, एक स्टेयर्स स्लोप होता है, और बीच में हम क्या बनाते हैं, उस पर स्टेयर्स बनाते हैं। तो वही चीज है ये कि उसने बताया है कि कोई जो ये स्लोप है, ये स्लोप किस पर बनाया गया है, स्लोप बनाया गया है कि कोई एक ऐसी फिगर है, ऐसी डायमेंशन है जिसकी लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है 1 और लेंथ कितनी है 2। तो मान लेते हैं यहां से लेकर यहां तक की जो ये हाइट है ये तो कितनी है 1, और यहां से लेकर यहां तक की जो ये लेंथ है ये कितनी है 2। तो इस तरीके की किसी ऑब्जेक्ट पर क्या बनाया गया है, एक स्लोप बनाया गया है, यानी कि कोई दीवार है इस तरीके से जिसकी हाइट कितनी है 1, और इस तरीके से एक फर्श है जिसकी हाइट लेंथ कितनी ली है हमने 2। तो इसके हाई पॉइंट से और इसके हाई पॉइंट पे जो चीज मिलाई गई है ये क्या है, हमारा स्लोप है। बात समझ में आ गई। तो ये स्लोप हमें दिया गया है, हमें पता है इसके बीच का एंगल कितना होता है, थीटा, इसे हमें डिनोट करना आता है। अब आगे आते हैं, जो बॉक्स है वो हॉरिजॉन्टल, कोई वुडन का जो बॉक्स है वो इस पर रखा गया है। तो इंक्लाइंड प्लेन पर कोई बॉक्स रखा गया है तो कैसे रखते हैं, इस तरीके से। तो ये इंक्लाइंड प्लेन पर कोई बॉक्स हमारा रखा गया है, तो सीधी सी बात है अगर इस पर रखा गया है तो इसका वेट कहां करेगा, नीचे की तरफ लाई करेगा। वेट कितना है हमारे पास, वेट दिया गया है नहीं, वेट हमें फाइंड आउट करना है, लिखा है ना फाइंड द वेट, वेट हमें फाइंड आउट करना है। मुझे पता है कि मैं इस पर क्या करूंगा, क्योंकि यहाँ पे कांटेक्ट हुआ है, ये इस पर, इन दोनों सरफेस के बीच में क्या हुआ है, कांटेक्ट हुआ है। तो कांटेक्ट होने की वजह से यहाँ से एक रिएक्शन फोर्स प्रोड्यूस होगी, जिसे क्या बोलेंगे, आर, रिएक्शन फोर्स प्रोड्यूस होगी। अब मैंने इसको आगे इंक्रीज कर दिया, ये बन गया नॉर्मल रिएक्शन। तो ये नॉर्मल रिएक्शन और वेट के बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं, थीटा। तो ये भी क्या कहलाता है, थीटा। इतनी चीज कंप्लीट हो गई। आगे क्या कहा है उसने कहा है कि अगर इस वेट को, कहा है, ठीक है, उन्होंने कहा है कि इस ब्लॉक को, जो ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक को मूव कराने के लिए, इस ब्लॉक को मूव कराने के लिए 200 न्यूटन की एक फोर्स लगाई गई है। लेकिन कैसे लगाई गई है, हॉरिजॉन्टली लगाई गई है। ये ध्यान है, ये मेन पॉइंट है इसका कि इस ब्लॉक को मूव कराने के लिए क्या करा गया है, 200 न्यूटन की फोर्स लगाई गई है। लेकिन कैसे, हॉरिजॉन्टल। अब बताओ मुझे, आप ही लोग बताओगे कि अगर मैं ये पॉइंट देखूं, ये वर्टिकल लाइन है, तो वर्टिकल लाइन है तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे जाएगी, सीधी सी बात है। तो यहां से मैंने कहा कि ये एक हॉरिजॉन्टल फोर्स इस तरीके से लगाती है, कितने की है ये, 200 न्यूटन की। बात समझ में आ गई। हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन सी है, ये है ना, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है तो इसके जैसी ही लगेगी ना, तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है तो इसके पैरेलल मैंने एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा दी। तो यानी इस ब्लॉक पे कैसी फोर्स लग रही है, हॉरिजॉन्टल। तो वर्ड ध्यान से पढ़ लेना, क्वेश्चन में क्या कह रहा है और किस तरीके की फोर्स लग पा रहा है। अगर वो कहता है कि इंक्लाइंड है, जैसे इससे पहले क्वेश्चन में किया है कि 10 डिग्री इंक्लाइंड है, तो हम उस तरीके से करेंगे। लेकिन अगर उसने कहा है कि भाई हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है 200 की, तो हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्स के रिस्पेक्ट में हमने एक पैरेलल फोर्स लगा दी, हॉरिजॉन्टल। अब ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। उसने हमें क्या कहा है, म्यू दिया है, और हमसे क्या पूछा गया है, वेट पूछा है कि वेट बताओ भाई कितना है। तो वेट हम इजीली निकालेंगे। पहले हमारा क्या काम होता है, इसको फोर्स को रिजोल्व करना। बिना फोर्स रिजोल्व करे हम कैसे कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते। तो मैं पहले फोर्स रिजोल्व कर रहा हूं। क्या मैंने यहाँ पे देखो, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है तो मैंने इसी पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी इसको पास कर दिया। कर सकता हूँ इसलिए, कोई दिक्कत कोई है, कर सकते हैं। हमारे पास ये आ गया। अब इसके बीच का एंगल भी कितना है, ये थीटा है, ठीक है, ये एंगल कितना है, थीटा है। तो फोर्स रिजोल्व करनी है, पहले फोर्स रिजोल्व करते हैं। देखो ये जो W है किसके साथ एंगल बना रहा है, इस एक्सिस के साथ बना रहा है। तो जब मैं इस W को इस एक्सिस पे लेके जाऊंगा तो एरो कहां जाएगा, नीचे की तरफ। तो यहां से क्या बन जाएगी ये फोर्स W, क्योंकि इसके साथ एंगल बनाया है तो यहाँ क्या आएगा, कॉस, और एंगल क्या है, थीटा। अब मैं इस W वाली फोर्स को कहां लेके जाऊंगा, वाई एक्सिस पे, इधर एक्स एक्सिस पे। तो जब मैं इस पर लेके आऊंगा तो एरो कहां जाएगा, मेरी तरफ, इस तरफ।
फोर्स कितनी है W, क्योंकि यहाँ cos आया है तो यहाँ क्या आएगा साइन, और एंगल क्या आएगा थीटा, थीटा दिया गया है। अब मैं इस फोर्स को कहां लेके जा रहा हूं, एक्स एक्सिस पे, तो एरो कहां जाएगा इस तरफ। फोर्स कितने की है 200 की, और एंगल क्या आएगा cos थीटा, क्योंकि इस एक्सिस के साथ एंगल बनाया गया है। एंगल किसके साथ है, इस एक्सिस के साथ है ना। अब मैं इस फोर्स को कहां लेके जाऊंगा, इस पर, एरो कहां जाएगा नीचे की तरफ। फोर्स कितनी आएगी 200 साइन थीटा। हमारी फोर्स ब्रेक हो गई है सारी। ठीक है, तो हमने सभी फोर्सेस को क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है। बच्चों अगर आपको रिसोल्यूशन करना नहीं आता है तो मेरी आप रिसोल्यूशन वाली वीडियो देख सकते हैं, मैंने उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं रिसोल्यूशन टेक्निक पर, और किस तरीके से फोर्स को ब्रेक करते हैं मैंने डिटेल में समझाया है। क्योंकि यहाँ हम इसको डिटेल में नहीं समझा सकता क्योंकि टॉपिक कुछ और चल रहा है, तो इसलिए आप वहां पे जाके इजीली समझ सकते हैं, आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब आते हैं इस पर, आपने रिजोल्व कर दिया है, अब हम फोर्स लगा रहे हैं। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, आपको समझ में नहीं आता है कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा होच-पोच सी हो रही है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप एक काम कर सकते हो, फोर्स को अलग से बना सकते हो ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो मैंने इस तरीके से एक पॉइंट बना दिया, जो पॉइंट ये बीच में है, ये मैंने पॉइंट ले लिया यहाँ पर। अब मैं पॉइंट के ऊपर देखूंगा तो फोर्स कौन से जा रही है, सिर्फ R। इस पॉइंट के नीचे की तरफ देखो तो दो फोर्स जा रही है, एक तो जा रही है 200 साइन थीटा की फोर्स, और एक जा रही है नीचे उससे W cos थीटा की फोर्स। हो गया। अब देखेंगे कि इस पॉइंट से इस तरफ कौन सी फोर्स जा रही है, तो सिर्फ एक फोर्स अभी तक तो यही है 200 cos थीटा, और इस तरफ कौन सी फोर्स जा रही है W sin थीटा, W sin थीटा। अब आप, ठीक है, W sin थीटा। अब आप एक चीज समझो कि ये जो फोर्स है, इस ब्लॉक को फोर्स जो है ऐसे लग रही है इस तरीके से, है ना, तो ये बॉडी कहां जाएगी, ऊपर की तरफ मूव करेगी। सोचने वाली बात है, मैं ये फोर्स को कैसे लगा रहा हूं, ऐसे लगा रहा हूं, मैं यहां खड़ा हूं और मैं इस तरफ से खींच रहा हूं। अगर मैं इस तरफ से खींच रहा हूं तो सीधी सी बात है, बॉडी कहां जाएगी, ऊपर जाने की कोशिश करेगी। अगर बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो फ्रिक्शन किस तरफ आएगा, नीचे की तरफ, तो फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगी, नीचे की तरफ। तो इधर की तरफ एक फोर्स और लगेगी, ये क्या कहलाएगी, म्यू आर। यहां तक क्लियर है, ये हमने फोर्सेस दिखा ली। अब हम अपना रिसोल्यूशन मेथड लगा सकते हैं। वो क्या कहता है, किस तरीके से, कि जो डेल्टा एच है वो क्या होता है, जीरो। दैट मींस राइट साइड जाने वाली फोर्सेस बराबर हो जाती हैं लेफ्ट साइड जाने वाली फोर्सेस के। तो राइट साइड कौन सी फोर्स जा रही है, 200 cos थीटा, तो 200 cos थीटा इज इक्वल टू लेफ्ट साइड कौन सी फोर्स जा रही है, W sin थीटा प्लस म्यू आर, तो W sin थीटा प्लस म्यू आर। ये हमारे पास दो फोर्स आ गई। ओके, अभी मेरे पास वैल्यूज नहीं है तो इसलिए मैंने इसे क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 1। बात को सोल्व कर लेंगे अपने हिसाब से। अब हम लगाएंगे डेल्टा V इज इक्वल टू 0, यानी ऊपर जाने वाली फोर्सेस बराबर नीचे जाने वाली फोर्सेस। ऊपर कौन सी फोर्स जा रही है, R, और नीचे कौन सी फोर्स जा रही है, दो फोर्स है, एक तो है 200 साइन थीटा प्लस एक और फोर्स है W cos थीटा, W cos थीटा। ये क्वेश्चन नंबर मैंने क्या बना दिया, 2। अब हम इनको अपने अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में किस तरीके से सोल्व करना है। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करते हैं कैसे, ध्यान से समझेंगे। देखो मेरे पास इसमें W मुझे फाइंड आउट करना है, वेट ऑफ द बॉक्स। अगर मैं इसमें से, इनमें हमारे पास एक एंगल दिया गया है थीटा, और थीटा हमारे पास नहीं है, तो मैं अगर थीटा फाइंड आउट कर लूं तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आसान हो जाएगा। मैं थीटा की वैल्यू रखूंगा तो कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन हल्का हो जाएगा ना, इजी हो जाएगा। तो हमें थीटा की वैल्यू चाहिए क्योंकि हमारे पास एंगल नहीं है और सब जगह एंगल आ रहा है, तो एंगल भी तो चाहिए होगा। तो हम एंगल निकालेंगे कैसे, इस स्लोप का मदद से। कैसे, हम जानते हैं, चूंकि ये क्या है, ये हाइट कितनी दी गई है 1, और ये बेस कितना दिया गया है 2। हम एंगल कौन सा निकालना है, ये तो रेक्टेंगल बन गया, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो मुझे थीटा निकालना है, तो टेन थीटा, टेन थीटा किस ट्रायंगल में, मैं इस ट्रायंगल में लगा रहा हूं। तो हमें बच्चों पता है, प्रॉपर्टी पता है, क्या होता है टेन थीटा, क्या होता है टेन थीटा, होता है लेंथ या हाइट, हाइट अपॉन बेस, हाइट अपॉन बेस। यानी कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, हिंदी वाले बच्चे क्या पढ़ते हैं, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लगा दिया कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, हाइट अपॉन बेस। जैसे साइन थीटा कितना होता था, हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइट, इस तरीके से। तो मैंने क्या लगा दिया है कि ये हाइट अपॉन बेस। अब हमारे पास टेन थीटा, हाइट कितनी दी गई है 1, और बेस कितना दिया गया है 2।
बेस कितना है 2, 1/2 tan में कोई वैल्यू होती नहीं है, तो यहाँ से मैं tan थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। कैसे? tan इधर जाके कैसा हो जाएगा? इनवर्स। तो tan इनवर्स 1/2। यहाँ पे अगर कोई ऐसी वैल्यू होती है जो tan में आती है, जैसे tan 30 या 60 में अगर जो वैल्यू आती है, अगर वो यहाँ बन जाती है तो मैं डायरेक्ट रख देता हूँ, लेकिन 1/2 tan में कोई वैल्यू होती नहीं है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ा? tan को इधर इनवर्स में पहुंचाना पड़ा। जब आप कैलकुलेटर पे tan इनवर्स 1/2 लिखेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 26.51 डिग्री। ठीक है, 26.51 डिग्री। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है? ये हमारे पास वैल्यू आई है थीटा की। अब मैं थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा तो क्वेश्चन कुछ ना कुछ इजी हो जाएगा। तो देख लेना 5.1 या 5.6 के आसपास आएगा, इसको चेंज कर सकते हैं। चलो अब हम थीटा की वैल्यू कहाँ रखेंगे? थीटा की वैल्यू रख रहा हूं मैं आर में, तो मैं क्या कर रहा हूं? पुट थीटा इज इक्वल टू 26.5 इन इक्वेशन नंबर 2 में। 2 में ही क्यों रख रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। देखो मैं 2 में थीटा की वैल्यू रखूंगा तो मेरे पास ये, क्योंकि ये पूरा सोल्व हो सकता है, एक नंबर बन जाएगा, और यहाँ पे डब्ल्यू ये नंबर बन जाएगा, तो सिर्फ डब्ल्यू में इक्वेशन आएगी। तो इस आर की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो मेरे पास म्यू की वैल्यू भी है, आर की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, डब्ल्यू यहाँ से हमारा इजिली निकल जाएगा, क्योंकि एक ही वेरिएबल रहेगा सिर्फ डब्ल्यू, जो हमें नहीं पता है। तो सारी चीजों का वैल्यू हमें पता होगी, सिर्फ डब्ल्यू की वैल्यू नहीं पता होगी, तो हम वहां से डब्ल्यू मिल जाएगा, इसीलिए मैं इसको वहां से शुरू कर रहा हूँ। तो इक्वेशन नंबर जब 2 में रखेंगे तो r इज इक्वल टू 200 साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है? 26.5 प्लस w cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है? 26.5। यहां से r इज इक्वल टू 89.43 प्लस, आप जब w cos की जब cos 26.5 की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 0.89, और साथ में क्या चल रहा है? w। तो हमारे पास यहां से r की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब मैं r की वैल्यू कहां पुट कर दूं? इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट करेंगे r की वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 में। 1 कौन सी है? इससे ऊपर ये यहाँ पे 2 cos थीटा, 100 cos थीटा ऐसे रहेगा, ठीक है, प्लस इज इक्वल टू w sin थीटा, तो w sin थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 26.5 प्लस इसके आगे लिखा है प्लस, ध्यान रखना कभी गलत कर लो, प्लस। अब मैं म्यू आर लग रहा हूं, तो म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.2। आर कितना है? आर है हमारे पास ये, तो 0.2 की जो है मल्टीप्लाई वो दोनों से होगी, इसलिए मैंने इस तरीके से इसको लिखा इनटू डब्ल्यू। बात समझ में आ गई? अब देखो क्या होगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले एक बार। तो 200 कोस थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों? थीटा की वैल्यू रखनी भूल गया फिर से। 200 cos 26.5 cos 26.5 cos 26.5 की वैल्यू कितनी आई है? 0.89। तो 0.89 तो यहाँ आ जाएगा, इज इक्वल टू 26.5 sin 26.5 की वैल्यू कितनी है? 0.45, और साथ में क्या चल रहा है? w प्लस। आप जब इसको सोल्व करोगे तो इसकी मल्टीप्लाई जब इनसे करेंगे, अब मैं क्या कर रहा हूं? डब्ल्यू वाली टर्म एक जगह लेकर आ रहा हूं और माइनस वाली टर्म जब कांस्टेंट वाली टर्म एक जगह लेकर आ रहा हूं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 178.89। अब ये जो प्लस की टर्म है इधर आके कैसी हो जाएगी? माइनस की, तो 17.89 इज इक्वल टू ये क्या बचा? 0.45 प्लस इसमें क्या बचा? 0.18, और साथ में क्या आ गया? w। तो बच्चों यहां से w ये पूरी टर्म कहां जाएगी? नीचे, से डिवाइड कर देना, 5255.55 न्यूटन। ठीक है, ये हमारा क्या आया है? वेट आया है। फिर से वही बात है बच्चों, कैलकुलेशन आपको करनी है, कैलकुलेशन हार्ड होती है इस तरीके से, तो आपके पास कैलकुलेटर है तो आप इजीली कर पाओगे, वरना दिक्कत आ जाएगी। तो आपको लिए या तो क्वेश्चन में उनकी वैल्यूज दी गई जानी चाहिए कि 26.5 की वैल्यू भाई इतनी होती है, वरना आपको कैलकुलेटर अलाउ करना चाहिए। तो मैंने कुछ नहीं करा, मैं फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। क्या कि हमने फॉर्मूला लगाया tan थीटा के लिए, तो tan थीटा होता है हाइट अपॉन बेस। मैंने हाइट अपॉन बेस लगाया, मुझे 1/2 पता नहीं किसकी वैल्यू होती है, तो इसलिए tan इनवर्स 1/2 लिखा। कैलकुलेटर पे इजीली हमारे पास आ जाएगी 26.56 वैल्यू, किसमें? डिग्री में। इस थीटा की वैल्यू मैंने कहां रखी है? आर में। तो जैसे ही मैं आर में थीटा की वैल्यू रखूंगा तो यहाँ साइन थीटा की जगह क्या आ गया? साइन 26.5। डब्ल्यू कोस थीटा की जगह कितना आ गया? कोस 26.5। साइन 26.5 की वैल्यू कितनी होती है? इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया? 8943। इसके बाद cos 26.5 की वैल्यू होती है 0.89। यहां से हमें r की वैल्यू मिल गई। इस r की वैल्यू को मैंने कहां रख दिया? यहां पर। तो यहां r की वैल्यू रख देंगे और म्यू की वैल्यू रख देंगे। तो मैंने यही करा, थीटा की वैल्यू रख दी 26.5, w sin थीटा की वैल्यू रख दी, प्लस म्यू हमारे पास 0.2 है, और r हमारे पास ये दोनों टर्म थी, तो इसलिए 0.2 की मल्टीप्लाई इन दोनों से होनी है। बस
इसको सोल्व करेंगे और W वाली टर्म को एक जगह रख लेंगे, कांस्टेंट वाली टर्म को एक जगह रख देंगे, डिवाइड करके आंसर आ गया W इज इक्वल टू 255.55 न्यूटन। ओके, क्लियर है? तो बच्चों मैंने आपको इंक्लाइन प्लेन पर वो सभी क्वेश्चन करा दिए अभी तक जो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में देखे हैं, जो मुझे लगा था कि यहाँ आए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर फिर भी अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है जो परेशान कर रहा है और आपसे वो क्वेश्चन नहीं हो रहा है और आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन हमें करना चाहिए, शायद पेपर में आ जाए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उस क्वेश्चन को सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो आज हमारा फ्रिक्शन जो है वो खत्म होता है, फ्रिक्शन का चैप्टर हम क्लोज करते हैं। तो अभी तक हमने, अगर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बताऊं, डिप्लोमा का जो सिलेबस में कराने की कोशिश कर रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग देखिए तो हमने 3 यूनिट्स कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आपके 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जिस पे बनाएंगे वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। ठीक है, तो जल्द मिलेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स की नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम।